प्यारे बच्चों, क्लास 12th का इस बार फाइनल एग्जाम भूगोल विषय का 10 तारीख को होने वाला है। 10/2/2026 को जैक द्वारा 2024 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को आपको बता रहा हूं, जो आपके लिए इस बार के लिए बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉपी में नोट करें, ध्यान से देखें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा। साथ ही भूगोल के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपका शुरू होता है, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी? तो ये लिखी थी फ्रेडरिक रेटजेल ने। प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को कहा जाता है तो अशोधित मृत्यु दर। विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो गहन निर्वहन कृषि। निम्नलिखित में कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है? तो एंथ्रेसाइट। पम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है कुटीर उद्योग। वे क्रियाकलाप जिसमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है होते हैं, क्या होते हैं? तो आपका तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप दोनों होते हैं, इसलिए आपका डी हो जाएगा। पर्यटन उदाहरण है तो तृतीय क्रियाकलापों का। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जोड़ता है तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को। स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर लाल सागर को। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो 1998। निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है? पटना। चाय उत्पादक प्रदेश है दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार। ये तीनों है, इनमें सभी हो जाएगा। शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो बाजरा। निम्नलिखित में कौन सा से कार्यक्रम जल संभरण विकास परियोजना से संबंधित है? तो हरियाली परियोजना, नीरू मीरू है और अरवारी पानी संसद। ये तीनों है, इसलिए डी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में नोवा मुंडी तथा गुआ खदानें स्थित है? तो झारखंड। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है तो गैस पाइपलाइन से। किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? सोवियत संघ। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कोयम्बतूर। पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? सीढ़ीदार। भारत में कितने राज्य हैं? 28। विभिन्न आयु समूहों में लोगों की संख्या को कहा जाता है आयु संगठन। ओपेक का मुख्यालय वियना में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा। तीनों है, इनमें सभी हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है मोटर वाहन, उद्योग, लाउड स्पीकर। तीनों है, इनमें सभी हो जाएगा। यहाँ से विषय निष्ठ प्रश्न आए थे आपके। साक्षरता शब्द की परिभाषा दे। सो साक्षरता का अर्थ संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह है जो 15 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो और जो किसी भाषा में साधारण संदेश को पढ़ लिख और समझ सकता हो। ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो ग्रीष्म काल में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाहों की ओर तथा शीतकाल में पर्वतीय भागों से मैदानी चारागाहों की ओर पशु चारकों का होने वाला प्रवास ऋतु प्रवास कहलाता है। मतलब जो चरवाहा होते चराते हैं सो। आगे है, भूमध्य सागर की कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो इसमें है, यह एक अति विशिष्ट प्रकार की व्यावसायिक कृषि है जिसमें खट्टे रसदार फलों का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। अंगूर, अंजीर तथा जैतून इस कृषि में उत्पादित किए जाने वाले प्रमुख फसल है या फल है। अगला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? तो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं व सेवाओं के क्रय विक्रय तथा आदान प्रदान की क्रिया ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाती है। किसी एक लोहा और इस्पात उद्योग का नाम बताएं। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, या इसको शॉर्टकट में टिस्को बोलेंगे। इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 को जमशेद भाई नौरोजी टाटा ने किया था। राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के। देश में अब तक 70,934 किलोमीटर लंबे 77 मार्गों
को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है। यहाँ पर मार्गो 77 के बाद मार्गो होगा, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देश में सड़कों की कुल लंबाई का 2% से भी कम है, लेकिन इन राष्ट्रीय राजमार्गों में कुल सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात होता है। एलपीजी का पूरा रूप क्या है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नगरीकरण से क्या अभिप्राय है? तो किसी प्रदेश या क्षेत्र के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात को या इस अनुपात के बढ़ने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार ग्रामों से नगरों में जनसंख्या का स्थानांतरण नगरीकरण कहलाता है। मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखे, तो आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। लघुत्तरीय प्रश्न है, रेल परिवहन के 3 लाभ लिखिए। तो पहला लाभ है आपका भारी सामान ढुलाई की सुविधा। तो रेल यातायात द्वारा भारी सामान को आसानी से ढोया जा सकता है, जबकि सड़कों द्वारा यह संभव नहीं होता है। दूसरा है मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक। तो रेलों द्वारा शीघ्रता से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। इससे देश में वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता कायम रहती है। तीसरा है निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन। तो देश से निर्यात होने वाली वस्तुओं को बंदरगाह तक पहुंचाए रेलों का अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक योगदान रहता है। 36 है आपका जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण उपायों की सुझाव दीजिए। तो जल प्रदूषण के 3 उपाय है आपका कीटनाशियों, कवकनाशियों इत्यादि के रूप में निम्नीकरण योग्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जल शोधन संयंत्रों को लगाना चाहिए, जिससे इनके द्वारा निकला जल शुद्ध होने के बाद ही जल स्रोतों में जा सके। नगरों के वाहित मल को आबादी से दूर छोड़ना चाहिए। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों को कम करने के लिए ऑक्सीकरण तालाब या फिल्टर बेड का प्रयोग करना चाहिए। भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला है भारत का कुल विदेशी व्यापार निरंतर बढ़ रहा है। दूसरा, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्र मार्गों द्वारा होता है। तीसरा, भारत में विदेशी व्यापार घाटा तेजी से बढ़ रहा है। विश्व व्यापार में भारत के विदेशी व्यापार का योगदान लगभग 2% का है। भारत के आयात व्यापार में पेट्रोलियम का आयात बढ़ रहा है तथा निर्यात व्यापार में निर्मित वस्तुओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। 38 है भारत में भौम जल संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखे। तो भौम जल किसी भी स्थान पर मृदा में उपस्थित आर्द्रता उस स्थान पर भूमिगत जल की उपस्थिति को बताती है। यदि इस स्थान को हम गहराई से खोदते हैं तो हमें वह स्तर प्राप्त होता है जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। भौम जल की पुनः पूर्ति वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में से रीस कर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतः अस्यदन कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौम जल के नीचे स्थित कठोर शैलों मतलब चट्टानों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को जल भर कहते हैं। जल भरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंड पंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। 39 है भारत में कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहला है आजीविका का स्रोत। कृषि हमारे कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 25% योगदान देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कुल जनसंख्या के 61% लोगों को इससे रोजगार मिलता है। दूसरा है मानसून पर निर्भरता। तो मानसून वह मुख्य चीज है जिस पर भारत की कृषि निर्भर करती है। यदि अच्छी मात्रा में वर्षा होती है यानी मानसून अच्छा होता है तो फसल का उत्पादन भी अधिक मात्रा में होगा, और यदि मानसून अच्छा नहीं रहता है तो फसलें नहीं उग पाती है। कभी कभी बहुत अधिक बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है, जिससे हमारी फसलें भारी मात्रा में नष्ट हो जाती है। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के कारण
कृषि मानसून पर निर्भर कर रहती है। तीसरा है श्रम प्रधान खेती। हर गुजरते दिन के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। भूमि जो टूट रही है और विभाजित हो रही है, जो अलाभकारी हो गई है। ये फार्म उपकरण और मशीनरी के टुकड़ों को अपने ऊपर उपयोग करने की अनुमति नहीं देती है। मतलब छोटा छोटा खेत हो जाएगा तो उस पर हम मशीन से खेती नहीं कर सकते। फिर है अल्प रोजगारी। तो वर्षा की अनिश्चित मात्रा और अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के कारण कृषि उत्पादन में कमी आती है। किसानों को पूरे वर्ष में केवल कुछ महीने ही काम मिल पाता है। उनकी कार्य क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। यह बदले में विशिष्ट बेरोजगारी के साथ साथ अल्प रोजगारी का कारण बनता है। 40 है भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारकों की व्याख्या कीजिए। तो भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों का निर्माण अनेक प्राकृतिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इसमें से कुछ प्रमुख कारक है। पहला है जलवायु, तो जिसमें आपका वर्षा है। वर्षा डिटेल आप देख लीजिए, इसको वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। दूसरा है तापमान। फिर है भूमि रूप। भूमि रूप में है भूमि का ढलान और मिट्टी। तीसरा है जल संसाधन। जल संसाधन में आपका नदियां आ जाएगा, अब भूजल आ जाएगा। चौथा है आपका वनस्पति, जिसमें जंगल है, घास के मैदान है। पांचवा में आपका खनिज संसाधन। उदाहरण है हिमालय क्षेत्र, गंगा का मैदान और थार रेगिस्तान। 41 है प्रवास के किन्हीं तीन अपकर्ष कारकों का उल्लेख करें। तो प्रवास मतलब काहे होता है, एक जगह से दूसरे जगह किस किस कारण से जाते हैं, तो इसके कारण है रोजगार। इसका डिटेल आप देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए वीडियो रोक करके। रोजगार। दूसरा पॉइंट है आपका विवाह। तीसरा पॉइंट है आपका नगरीकरण। 42 है मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो मिश्रित कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पॉइंट बाय पॉइंट मैंने दिया है, ताकि पॉइंट बाय पॉइंट बनाने से क्या होता है, नंबर अच्छा आता है। तो इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखिए तो नंबर अच्छा आएगा। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें। तो इसका आप देख सकते हैं आंसर, ये भी पॉइंट बाय पॉइंट दिए हैं ताकि नंबर अच्छा है आपका। 44 है भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकारों का वर्णन करें। पैंतालीस नंबर है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की चर्चा करें। तो जिसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, ज्वारीय ऊर्जा है और भूतापीय ऊर्जा है। विश्व व्यापार में स्वेज नहर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो स्वेज नहर के क्या क्या योगदान है, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने दिया है ताकि आपको याद करने में सुविधा और नंबर अच्छे आए। 47 है हाल के वर्षों में ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार खतरनाक समस्या हो गया है, व्याख्या कीजिए। तो इससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण उच्च रक्तचाप हो जाता है, श्रवण हानि होती है, सुनने में परेशानी, नींद संबंधी विकार हो जाते हैं, हृदय संबंधी समस्याएं आती है, शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य है और अपर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाएं। तो क्या क्या को दिखाना है, तो प्रशांत महासागर है, पाकिस्तान है, मॉस्को, श्रीनगर और राजस्थान। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने लिख दिया है कहाँ क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है मॉस्को, पाकिस्तान, राजस्थान, श्रीलंका और प्रशांत महासागर। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। भूगोल के बच्चों को वीडियो जरूर शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।